नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारा साथ देने के लिए सचिन और गाबा सर पिछले शो से बने हुए हैं। अमित सेठ और जतिन गेड़िया भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हम बात करेंगे एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता और MK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड फंड मैनेजर सचिन शाह से। लेकिन तो ये सब कुछ ही देर में। पहले एक बार जरा मार्केट की बात करते हैं। निफ्टी ग्रीन में आया लेकिन वापस एकदम से पलटा और ये देखिए ये फिर वही वॉलेटिलिटी और शायद 10 बजे का कुछ टाइम है मार्केट के लिए अब इस समय एक थोड़ा सा वॉलेटाइल होने का। फिर से वॉलेटिलिटी करीब 36 पॉइंट अब नीचे आ गए हम। बैंक निफ्टी ग्रीन में है। मिड कैप इंडेक्स में अच्छी खासी तेज़ी है, शानदार तेज़ी है इनफैक्ट मिड कैप में। हालांकि डे हाई से मिड कैप भी थोड़ा हल्का हुआ है लेकिन अभी भी तेज़ी है यहाँ पर। एडवांस डिक्लाइन 2:1 का। इंडेक्स स्टॉक्स की बात करें तो क्लियरली जो आज लीड ले रहे हैं स्टॉक्स उनमें ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दो स्टॉक्स क्लियरली बैंक निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट देते हुए दोनों स्टॉक्स इंटरडे देख लेते हैं दोनों के। ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों डे हाई पर। और जहाँ तक बात है FNO स्टॉक्स की, इसमें आप देखिए रियल एस्टेट स्टॉक्स प्रेस्टीज, मैक्रोटेक, ओबेरॉय और आज के बिग स्टॉक्स में शामिल डिक्सन टेक 3.5% ऊपर। उसके अलावा कुछ फार्मा स्टॉक्स जैसे कि ग्लेनमार्क, कुछ PSU स्टॉक्स जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, PFC, इनमें आपको अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। फिर ओके, तो ये थी छोटी सी स्कैनिंग सचिन प्रकाश का बस पिछले कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम में भी और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अमित सेठ और जतिन गेड़िया जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। जतिन, गुड मॉर्निंग। आपके आज के दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा पिछले ट्रेडिंग सेशन से। तो दो लॉन्ग साइड की आइडियाज लेके आए हैं। जो पहला ट्रेड होगा वो प्रेस्टीज एस्टेट्स में रहेगा। 8 दिनों का एक कंसोलिडेशन अपसाइड की तरफ ब्रेक हुआ है। वीकली चार्ट्स पे हमें लगता है कि एक इनसाइड बार कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, तो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना होगा 1775 का और ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 1925 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो गोदरेज प्रॉपर्टीज में होगा। एक ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है, हमें लगता है कि मोमेंटम जारी रहेगा ऑन दी अपसाइड। स्टॉप लॉस रखना होगा 2880 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 3150 के। ओके, तो ये इस समय दो ट्रेड्स गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और प्रेस्टीज एस्टेट्स, मतलब रियल एस्टेट पर क्लियरली एक पॉजिटिव व्यू लिया गया यहाँ पर। अमित जी, गुड मॉर्निंग। अमित जी, आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा ABB। ABB का अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक बेस से बाहर आ रहा है। स्टॉक ने आज एक पिवट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। 10 और 20 डेमा के ऊपर ब्यूटीफुली ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स यहाँ पॉजिटिव है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 7760। टारगेट्स हमारे रहेंगे 7850 एंड 7950 एंड 8000 के। सेकेंड स्टॉक क्लियरली रहेगा ओबराय रियल्टी। ओबराय रियल्टी में एक 3 दिन का ऑर्डरली पुल बैक आया था और आज एक गैप अप के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न बना, तो ये पोजिशनली भी काफी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से फॉर अ मूव। 2135 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे एंड टू स्टार्ट विद हमारे टारगेट्स रहेंगे 2120 के, सॉरी 2220 के। ओके सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। वीरेंद्र जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशन रखना है। एंड जिस तरीके से मार्केट डिवाइड हो रहा है यहाँ पर फाइनेंशियल्स में थोड़ी सी तेजी ड्यूरेबल नजर आ रही है। वहाँ पे बजाज फाइनेंस ने एक काफी शानदार रन एग्जिबिट की थी पिछले हफ्ते में। जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, जब तक ये स्टॉक अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम बरकरार ही रहेगा। इंट्राडे के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 7310 का। पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली 7500 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस में अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 7160 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड ऑन द शॉर्ट साइड यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। काफी दिनों से ये स्टॉक थोड़ा सा वीकर ट्रेंड पे था। जिस तरीके से इसने 3000 का लेवल ब्रेक किया था, वहां से फॉलो थ्रू एक्शन थोड़ी सी नजर आ रही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़े से फ्रेश शॉट्स कंसीडर किए जा सकते हैं। एक पुल बैक अगर मिल जाता है तो 3010 तक आप शॉट्स डिप्लॉय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 3045 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि ये स्टॉक 1 से 2 दिनों में 2850 2800 के आसपास के स्विंग सिखाए। वीरू, बारिश खत्म हुई और एक और विकेट गिर गया। ऋषभ पंत भी आउट हो गए। हाँ,
पंत भी गए। हाँ, झड़ी लग गई है। पंत चलिए भी खैर, कोई नहीं, खेल है, ये सब लगा रहता है। गाबा सर के पास चलते हैं और उनकी पिक्स लेते हैं। गाबा सर, आपके पिक्स। या स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है पावर फाइनेंस। इसमें पावर है 512 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 508 का कोई स्टॉप लगा चलिए ₹4 का। अपसाइड टारगेट 520 के नजर आते हैं पावर फाइनेंस। सेकंड स्टॉक बॉटम अप अप्रोच वो है HDFC लाइफ। यहीं से एक अप्रूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 634 के आसपास, स्टॉप होगा करीब 631 का, ₹5 ₹4 का। ऑन द अपसाइड टारगेट करीब 645 के नजर आते हैं। ओके, HDFC लाइफ यहाँ पे सारे ट्रेड्स हो गए, बट आज का धमाल मचाया जनाब प्रेस्टीज स्टेट्स ने। स्क्रीन पे अगर आप देखें अब 4.5% ऊपर, 1831 इज़ एट आई थिंक डे हाई, और ये ऑलमोस्ट 21 अक्टूबर के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आता हुआ। रियल स्टेट। और प्लीज़ एक बार एक और स्टॉक लेके आइएगा स्क्रीन पे। मैं थोड़ा सा इसको मेंशन कर दूँ, JSW एनर्जी 693 पे अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। एक बार चमित जी इसको थोड़ा सा स्कैन कीजिएगा, इंट्राडे में एक मूव जनरेट कर रहा है, आपका टेक इस पे? जी वीरेन जी, ये भी स्टॉक एक बेस से बाहर आ रहा है। करंटली अपने 50 डेमा को क्रॉस कर रहा है। ओवरऑल एक डबल बॉटम इसने लगभग 625 630 के आसपास बनाया था और वहां से एक सस्टेन्ड अपमूव है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से हमें मिल रहा है, तो एक छोटा सा 682 का पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा के लिया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ 750। ओके, JSW एनर्जी मूव जनरेट बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और उसके बाद जरा एक बार थोड़ा सा हम उस स्टॉक पे फिर लौटते हैं, रैमको सीमेंस, जो कि शुरुआत में जब मैंने डिस्कस कर रहे थे वो 1055 पे अच्छा मूव जनरेट किया, बट लेट्स टेक हुडको 249.10। सचिन, ये अटेम्प्ट बहुत कर रहा है 260 255 की ट्रैजेक्टरी को पार करने का, लेकिन अब तक सक्सीड नहीं हो पाया है। बट ऑल दो 240-45 के क्लस्टर को होल्ड भी कर रहा है, जहां पर सारे क्रिटिकल एवरेजेस प्लेस्ड हैं। आपका टेक हुडको पे क्या सचिन? वीरेंद्र जी, आई थिंक प्राइस एक्शन काफी बेटर है, काफी सस्टेनेबल लग रहा है मुझे। ये सपोर्ट जोन 240 245 का हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन नजर आए, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है 255 का भी बैरियर ये ब्रेक करेगा एंड एक अच्छी रैली बनेगी 280 285 तक की। तो यहाँ पर रिटेन करनी चाहिए लॉन्ग पोजीशंस। अगर थोड़े से डिक्लाइन आते भी है तो 240 तक अक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 234 पे लगाना है एंड पोजीशंस को 255 के ब्रेकआउट के ऊपर वापस रिव्यू करना है। ओके, चलिए, तो ये इस समय हुडको पर एक व्यू। अब हमारे साथ जुड़े हैं एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता। उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। दीपन जी, गुड मॉर्निंग। आज रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक लिटरली बाहर छाई हुई है, और सॉरी, इन स्टॉक्स ने पिछले 6 महीने में भी काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, चाहे ओबेरॉय हो, चाहे लोधा हो, प्रेस्टीज हो। इस पर व्यू क्या है आपका, और अगर आपके कोई प्रेफर्ड आइडियाज़ हो स्पेस में? अनुज, गुड मॉर्निंग, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक रियल एस्टेट में कई महीनों से या सिर्फ सालों से हमने तेजी देखी है। उसकी वजह यह है कि देयर इज अपेरेंटली हार्डली एनी स्लो डाउन टेकिंग प्लेस। जो भी हेडलाइन न्यूज़ आ रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में, दे आर सजेस्टिंग दैट डिमांड इज़ वेरी स्ट्रांग, प्राइसेस आर होल्डिंग अप। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एज यू नो, रियल एस्टेट स्टॉक्स की वैल्यूएशन नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे होती है, और जो नेट एसेट वैल्यू है ना, हर क्वार्टर थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, बिकॉज दे आर टेकिंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, कुड बी रीडेवलपमेंट, कुड बी लैंड बैंक, कुड बी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट्स। इसकी वजह से स्टेडीली जो उनकी नेट एसेट वैल्यू है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बढ़ रही है। और जैसे मैंने कहा, आई थिंक डिमांड इज होल्डिंग अप प्रिटी वेल। सो इसके कारण से वी आर सीइंग गुड एपेटाइट फॉर रियल एस्टेट स्टॉक्स। लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं इस पूरे सेक्टर में, और जो डिस्काउंट चल रही थी नेट एसेट वैल्यू 1 ईयर अगो, 1.5 2 years अगो, वो काफ़ी हद तक नैरो हो चुकी है। सो आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, पर इस लेवल पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। अच्छा दीपन जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये बैंक्स की प्लेसमेंट आपको लग कैसी रही? निफ्टी बैंक मेरी 53,500 के जोन में। अब लीडरशिप पिछले 10 दिन में HDFC बैंक ने रखी है, और सीधे धीरे धीरे इसको कैप्चर कर रहा है ICICI बैंक। निफ्टी बैंक की प्लेसमेंट और किन किन स्टॉक फ्यूचर्स पे या फिर स्टॉक्स पे आपका ध्यान है इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, वी वर वेरी बुलिश ऑन द बैंक्स पिछले
8-10 साल से वी आर इन्वेस्टेड इन बैंक्स, वी हैव बीन ओवरवेट बैंक्स, लेकिन इतने खास रिटर्न नहीं आए हैं अनलेस यू आर इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस। और अगर आप आगे भी देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो बैंकिंग सेक्टर है इट्स अ रेड ओशन, काफ़ी हद तक कंपटीशन बढ़ चुका है। और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट चैनल्स की वजह से, जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस की वजह से जो कासा डिपॉजिट जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इस इंडस्ट्री की, वहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस आ गए हैं बैंक्स के लिए। और एक और ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अब जो सभी बैंक्स है, वेदर पीएसयू बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, उनकी जो ग्रोथ रेट्स है दे आर मोर लेस नैरोइंग। इसलिए मेरे ख्याल से लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स वी ऑल ओन बैंक्स लाइक एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, लेकिन मेरे ख्याल से द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल फॉर द पीएसयू बैंक्स, स्पेशली टियर 2 पीएसयू बैंक्स, इज फार बेटर। तो मेरी राय में इन्वेस्टर को थोड़ा अपना जो बैंकिंग का पोर्टफोलियो वहाँ पर थोड़ी बहुत रीशफलिंग करनी चाहिए विद अ टिल्ट मोर टुवर्ड्स द पीएसयू बैंक्स। दीपन, इस महीने का और इस साल का भी शायद स्टॉक जो रहा है वो है डिक्सन टेक का। बात करते करते अब इस स्टॉक को देखिए आप, और 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप अब इस कंपनी का। इन लेवल्स पर क्या भी होगा यहाँ पर? क्लियरली एक मेक इन इंडिया पीएलआई का एक सबसे बड़ा प्ले जो रहा है। आई थिंक अनुज, डिक्सन का सरप्राइज चलता रहता है। और क्या हो रहा है यहाँ पर, आई थिंक इसकी स्टॉक महंगा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर आंकड़े बहुत ही बढ़िया आते हैं, दे आर बेटर देन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। और नई नई पार्टनरशिप्स आती रहती है जिसकी वजह से जो उनकी रेवेन्यू प्रोजेक्शंस है दैट कीप्स ऑन लुकिंग अप, स्टार्ट्स टू डू इवन बेटर। तो एज अ डिस्क्लोजर, पहले तो वी आर इन्वेस्टेड इन डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तो इसलिए शुड बी मेंशन्ड ओवर देयर। लेकिन इस लेवल पर, इस वैल्यूएशन पर एक चढ़ती गाड़ी है, चलती गाड़ी है, इसमें आप कैसे निवेश करेंगे? तो आई वुड से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जैसे हमें, वी आर रिमेनिंग इन्वेस्टेड डिस्पाइट वेरी हाई वैल्यूएशंस एंड अनकंफर्टेबली हाई वैल्यूएशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। लेकिन फ्रेश निवेश के लिए आई थिंक करेक्शन का आना जरूरी है। इफ द स्टॉक करेक्ट्स बाय 15-20% और सो फॉर सम रीजन, कुड बी मार्केट करेक्शन, तो फिर एक अच्छी एंट्री बन सकती है। लेकिन इस लेवल पर आई वुड से डिक्सन इज अ होल्ड। डिक्सन इज अ होल्ड। अच्छा दीपन जी, एक स्पेस जिसमें एक लीडर जो है वो बैकफुट पे है और बाकी जो है आप देखें स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। और ये ज्वेलरी स्टॉक्स टाइट एंड बैकफुट पे, इनके लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स में आपने मतलब हर चीज़ देखी ही होगी, बट कल्याण को देखिए ऑल टाइम हाई 760। इस स्पेस में आपका इंटरेस्ट है किसी स्टॉक पर? कोई कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू? देखिए, एक अच्छी इंडस्ट्री है और प्रॉस्पेक्ट भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मार्केट शेयर के पीछे पड़े हैं सब लार्ज ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। एंड इवेंचुअली दे विल बी एबल टू ग्रो द सेल्स फ्रॉम टेकिंग मोर एंड मोर मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स। और जैसे उनके नेटवर्क बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, आई थिंक इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एडवर्टाइजिंग की वजह से दे विल बी एबल टू गार्नर मोर एंड मोर कस्टमर्स। कल्याण ज्वेलर्स, आई थिंक ये एक स्टैंड आउट है, क्योंकि कई क्वार्टर्स के बाद हमने देखा है कि कल्याण ज्वेलर्स की जो ग्रोथ रेट्स है दैट इज बेटर देन टाइटन ऑल्सो। और रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, वैल्यूएशन लेवल्स अगर आप ये देखेंगे और उनकी जो बिजनेस प्लान्स है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से कल्याण ज्वेलर्स में डिलीवर अ बेटर रिटर्न ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, बेटर देन इवन टाइटन एंड सम ऑफ द अदर ज्वेलरी कंपनीज। तो एज अ डिस्क्लोजर ये जो स्टॉक है इस पर इन्वेस्टर गौर कर सकते हैं एंड कुड लुक एट इन्वेस्टिंग एट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन पूरा सेक्टर बहुत ही बढ़िया है। जो नई लिस्टिंग्स आई है, आई थिंक पीएन गाडगिल भी है और 2-3 अन्य लिस्टिंग्स भी आई है, दे आर ऑल, आई थिंक उनके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। और अगर गोल्ड के दाम स्टेडी रहते हैं देन आई थिंक द डिमांड विल ग्रेजुअली इम्प्रूव। और ये जो मैरिज सीजन है दैट्स गोना बी अ वेरी गुड सीजन फॉर ज्वेलरी कंपनीज को, इवन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अगर आप ये सोचेंगे कि जो जैन में जो आंकड़े आएंगे, इफ यू जस्ट टेक अ पोजिशन, positive or long position just before the quarterly results also, that also may give very good returns on a short term basis. अच्छा दीपन, एक ऐसा स्टॉक जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, वैसे खैर होगा भी, आपके पास तो प्री आईपीओ से पड़ा होगा और आप तो खैर काफ़ी उसके बड़े मेंबर भी रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और क्या वेल्थ जनरेट की है इस स्टॉक ने। अब यहाँ पर क्या भी होगा? Anuj, the biggest regret of the life is to sell off shares of Bombay Stock Exchange. कम से कम 15-20 साल पहले हाथ से निकल गए
उस टाइम ऐसे नहीं लग रहा था कि ऐसा भी सिचुएशन आ सकता था कि स्टॉक कैन गो अप लाइक दिस 50 टाइम्स और सो। लेकिन हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक तो एज ब्रोकर्स वी वर एबल टू जनरेट रेवेन्यू, सेट अप आवर बिजनेस, एंड देयर आफ्टर दैट इट गिव अस फ्री शेयर्स जिसकी आज की वैल्यू बहुत ही बढ़िया है। तो यस, आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट वेल्थ क्रिएटर्स एंड माय बेस्ट विशेस। लेकिन इस लेवल पर आप क्या करेंगे? आप इस लेवल पर आप मेरे ख्याल से खरीद नहीं सकते हैं। यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड क्योंकि जो भी गेन्स आने थे फ्रॉम ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह और इम्प्रूवमेंट इन कैश मार्केट शेयर, वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो चुके हैं। और जिस हिसाब से सेबी की नज़र है ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड द वे दे वांट टू कर्ब दी वॉल्यूम्स ओवर देयर, तो मेरे ख्याल से आगे चलते भी अगर ऑप्शंस के वॉल्यूम बढ़ भी जाते हैं, then also you may expect more curbs and more restrictions. So I would say best to go a bit, I would say neutral on the stock. और जो NSE की लिस्टिंग है उसकी वजह से भी आई थिंक BSE के स्टॉक प्राइस पर कुछ इफेक्ट आ सकता है। तो जो पूरा स्पेस है काफ़ी बढ़ चुका है। इट हैज़ गॉन मल्टी बैगर जोन। तो आई डोंट थिंक एट दीज लेवल्स इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग। लेकिन फिर भी दो कंपनियां ये स्पेस में अभी भी अच्छी लग रही है और उस पर आप नज़र रख सकते हैं। एक तो MCX, जहां पर वॉल्यूम्स ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग इज जस्ट अबाउट पिकिंग अप, अगेन डिस्क्लोजर वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड। और दूसरा है वो है CDSL, जहां पर मेरे ख्याल से अच्छी एन्युटी रेवेन्यूज आ रही है। एंड एज एंड व्हेन डीमैट अकाउंट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड डीमैट ट्रांजैक्शंस कीप ऑन इंक्रीजिंग, इस कंपनी की जो रेवेन्यूज है वो स्टेडीली बढ़ सकती है। एंड आई डोंट थिंक इतनी साइक्लिकल है उनकी रेवेन्यूज एज कंपेयर टू द एक्सचेंजेस। ये एक और स्पेस जो कि इस वक्त एक लीडरशिप पिछले 10 दिन से लेके बैठा है, प्राइस वाइज स्क्रीन पे अच्छा भी लग रहा है, दैट्स आई थिंक सीमेंट। अल्ट्राटेक को देखिए, रैमको को देखिए, आप स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहे हैं। कोई शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छे मूव के लिए जनरेट करने के लिए अगर तैयार है सीमेंट में, आपके मुताबिक वो कौन सी स्क्रिप्ट हो सकती है? नहीं वीरेंद्र, आप जानते हैं हमारा व्यू सीमेंट और कमोडिटीज़ पर नेगेटिव है। और अगर रैली आती है सीमेंट में तो आप अगर ओवरवेट हो सीमेंट में, आपके पास कॉर होल्डिंग्स है सीमेंट कंपनी के, तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू काइंड ऑफ एग्जिट आउट ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री। अगर आप देखेंगे तो कंपेटिटिव प्रेशर्स की वजह से, कॉस्ट इंक्रीजेस की वजह से पिछले 2-3 क्वार्टर अच्छे नहीं आए हैं। और आगे चलते भी आई नो एवरीथिंग इज लुकिंग रोजी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पिकअप होगा, कंस्ट्रक्शन पिकअप होगा, सीमेंट की डिमांड अच्छी होगी। लेकिन लुक एट द ग्राउंड लेवल, वी आर सीइंग अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। इसकी कोई डिस्प्यूट नहीं है, देयर इज डेफिनेटली अ स्लो डाउन। GDP आंकड़े दिख रहे हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग पिकअप करना बाकी है, लेकिन अभी तक इतना पिकअप हुआ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इतनी ज़्यादा, आई मीन ऑफ कोर्स दे आर ग्रोइंग, बट आई वुड से लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर बिहाइंड टारगेट। और जिस हिसाब से फ्रेश कैपेसिटी बिल्डअप आ रही है सीमेंट में, आई वुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस इन सीमेंट। और कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो सीमेंट स्टॉक्स में बिग होल्डिंग्स दे हैव इन सीमेंट कंपनीज। आई थिंक दे शुड डेफिनेटली रिव्यू देयर इन्वेस्टमेंट पोजीशन ओवर देयर। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, डिफेंस पर अब क्या व्यू होगा? क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद हमने एक वापस बड़ी रैली देखी है इन सब स्टॉक्स में। नहीं अनुज, पॉजिटिव है डिफेंस पर, स्पेशली PSU डिफेंस, जहां पर उनको एडवांटेज है बिकॉज ऑफ द PSU स्टेटस। और मेरे ख्याल से कंपनीज लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, इनके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। लेकिन खास ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर अर्निंग्स की वॉलेटिलिटी आ सकती है बिकॉज ऑफ द वे जो बिजनेस मॉडल ऐसा है कि द क्वार्टर्स इन विच देयर इज मोर बिलिंग डन, तो आंकड़े अच्छे आते हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट सम वॉलेटिलिटी इन अर्निंग्स, पर ऑर्डर विजिबिलिटी इतनी बढ़िया है कि मेरे ख्याल से जो सभी डिफेंस कंपनीज है, कुछ शिप बिल्डर्स भी है, they should be able to easily get 15-20% or 15-16% growth rates for at least 3-4 years going ahead or so. और अभी तो क्लियर है कि BJP government is going to follow its policies, आत्मनिर्भर भारत and improving the India's defense position. तो मेरे ख्याल से prospects अच्छे हैं। और सबसे बढ़िया बात ये भी है कि these defense companies are looking outward और काफ़ी अच्छे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, तो that could be another growth area for them. ओके, चलिए दीपन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रिग्रेट्स तो लाइफ में हमेशा रहेंगे इन्वेस्टिंग में, तो जैसा आपने कहा, मतलब BSE वाले रिग्रेट मेरे ख्याल से, लेकिन आई कैन सिंपैथाइज विद यू ऑन दैट वन। बट थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह जुड़े हैं। सचिन को एक सीजन फंड मैनेजर के तौर पर जाना जाता है। इक्विटी इन्वेस्टिंग में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रहा है। CNBC आवाज़ पर मैं इनसे पहली बार बात कर रहा हूँ, लेकिन CNBC TV 18 पर इनके साथ मैं कई बार बात कर चुका था। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इतने समय के बाद बात करके। बताइए, इस समय मार्केट को देखकर आपका क्या मूड है? क्या इन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है बाय करने के? हाय, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू अगेन, थैंक यू सो मच। हाँ, तो बाजार में तो ऑब्वियसली अभी काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। हमने लास्ट वीक भी देखा था कि बाजार काफी नीचे गया था बीच में, लेकिन इट बाउंसेस बैक, तो मार्केट में अच्छा सा रेजिलियंस है अभी। और अच्छी बात यह है कि ग्लोबल मार्केट भी काफी स्टेडी है। And I think although we have seen some slowdown in the quarterly earnings of the second quarter particularly, but I think there is a strong hope that the second half of this year, which is the festival season and the wedding season, वहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी होगी इकोनॉमी GDP ग्रोथ में, प्लस टैक्स कलेक्शन हैज आल्सो बीन गुड। सो द पब्लिक स्पेंडिंग जो है, पब्लिक केपेक्स जो काफी स्लो डाउन हुआ था इलेक्शन के कारण से, दैट शुड कम बैक वेरी क्विकली and that should generally generate a tremendous amount of demand at the ground level. So our sense is that we should see a decent amount of consolidation, and maybe now market should start moving better. We have to also understand that the last 2-3 years markets have been one way up, so it's a good thing that markets consolidate at these levels. And then my sense is that it will be much more selective, much more quality, and that is what we are seeing in the last at least 2-3 months now. ओके, बिल्कुल। थीम वाइज आपकी इस समय टॉप इन्वेस्टमेंट थीम्स क्या होंगी? हमारे जो फ्लैगशिप पोर्टफोलियो है एमके कैपिटल बिल्डर, वहाँ पे जो मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट करीब 12 साल से, and which has done exceedingly well over the last 1 year, 2 years, 3 years, or over the last 12 years also. I mean, we've delivered almost 18% compounded return over this period. In that portfolio, what we have done is कि हमने last 12-18 महीने से वहाँ पे large caps का allocation काफी बढ़ा दिया है। Large caps अभी करीब 65 to 70% हो चुका है, जो आज से 1.5-2 साल पहले सिर्फ 55% था। तो एक तो हमने लार्ज कैप्स की तरफ काफी अच्छी तरह से उसमें एलोकेशन बढ़ाया है। सेकंड जो है, अमंग द सेक्टर्स what we are focused more is on the banking sector, and within the banking we like more the private sector banking. Along with that, of course, pharmaceuticals is a very heavyweight and an overweight for us. और pharmaceutical के अंदर हमारे जो बिजनेसेस हमने सिलेक्ट किए हैं वो पर्टिकुलरली क्रैम्स और CDMO स्पेस है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। वहां पे हमको लगता है कि ये 5 से 10 साल का बड़ा सेक्युलर ट्रेंड है। ये बिजनेसेस बहुत बड़े होने वाले हैं। जो IT ऑफशोर सर्विसेज का लास्ट 20 साल में हुआ है, सिमिलरली फार्मा में क्रैम्स और CDMO स्पेस में नेक्स्ट 5 से 10 साल होने वाले हैं। Third sector where again we are, I would say it's one of the highest in our portfolio and maybe some bit overweight also, वो है IT सर्विसेज सेक्टर। वहाँ पे भी आपको अभी हम सबको कॉन्फिडेंस है कि US इकोनॉमी काफी अच्छी रिकवरी होने वाली है, वहाँ पे भी डिमांड होगी। तो वहाँ के जो कॉर्पोरेट्स है, जो इतने लास्ट 2 सालों से वॉर चेस्ट पे बैठे थे, सबने अपना कैश होल्डिंग बहुत बढ़ा दिया था क्योंकि उनको सबको लग रहा था कि काफी डाउनटर्न होगा US इकोनॉमी में, हार्ड लैंडिंग होगा, तो दे विल हैव टू प्रिजर्व कैश फॉर देयर businesses to sustain. But I think now the confidence is at a different level. They all are talking about high growth, so they all will start spending. और इंडिया की जितनी भी टॉप 10-20 IT सर्विसेज कंपनीज है, उनके काफी सारे ये बड़े कंपनीज उनके कस्टमर्स हैं, तो वहां से अच्छा उनको बिजनेस आने की उम्मीद है। तो वहां पे डिमांड अच्छा होगा, प्लस एक करेंसी का थोड़ा सा टेलविंड बेनिफिट भी शायद उनको मिल रहा है अभी, बिकॉज करेंसी इज almost touching 85, so that is another one benefit for the export businesses both on the IT and the pharma space. So these are top three sectors for us at this point in time. Autos also is something what we like at the moment. उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन है, इसलिए स्टॉक्स शायद कंसोलिडेशन फेज में है। पर हमें लगता है कि जो हिसाब से इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी है, वहां पे इंडिया में प्रीमियमाइजेशन वाली जो स्टोरी है, वहां पे जो ऑटो कंपनी जो प्रीमियमाइज प्रोडक्ट्स देंगे, वेदर इट इज SUV या इवन बाइक्स में हाई एंड बाइक्स देंगे,
those companies should do much better over the next 2-3 years. So these are the top 3-4 sectors where we are absolutely focused about at this point in time. ओके सचिन, रियल एस्टेट पे आपका व्यू क्या है? रेट सेंसिटिव में सबसे ऊपर पिकिंग ऑर्डर में रखता है ये रियल एस्टेट पर। रियल एस्टेट पे आपका व्यू, और या फिर किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे आपका ज़्यादा फोकस है, जैसे मुंबई का, महाराष्ट्र का मार्केट, दिल्ली का मार्केट, साउथ का मार्केट, रियल एस्टेट पे आपका व्यू? तो आपकी बात सही है। लास्ट अगर 1-1.5 महीने से देखें तो रियल एस्टेट हैज प्रोबेबली बीन द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर, एंड ऑल इन्वेस्टर्स आर फेयरली एक्साइटेड, क्योंकि जो हिसाब से ग्राउंड लेवल पे डिमांड आई है लग्जरी प्रोडक्ट्स में, प्रीमियम प्रोडक्ट्स में, आई थिंक कंपनीज जो सेगमेंट में कंपनीज हैं उनको काफी अच्छे सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं, उनकी काफी अच्छी विजिबिलिटी है फॉर न्यू ऑर्डर बुकिंग ऑल्सो। सो आई थिंक रियल एस्टेट एट द मोमेंट इज डूइंग क्वाइट वेल। वी हैव टू ऑल्सो, वहाँ पे और एक सेगमेंट है रियल, सो ये तो रेजिडेंशियल सेगमेंट की बात हो गई, और वहाँ पे आई थिंक काफी सारे सिटीज जो है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सब सेक्टर्स में अच्छी, क्योंकि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आती है तो जनरली रियल एस्टेट सेक्टर स्टार्ट्स डूइंग मच बेटर। और आज हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र में अभी इलेक्शंस हुआ, जैसे दिल्ली है, जैसे आपके हैदराबाद में अभी अच्छे इलेक्शंस हो गए, तो वहाँ पे भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई। तो ये सब जगह पर, आंध्र प्रदेश में, तो ये सब जगह पर I think real estate is doing well, particularly the I would say the residential real estate. But I think उसके अंदर और एक रियल एस्टेट के अंदर एक कमर्शियल रियल एस्टेट है, जो जहाँ पे ज्यादातर रेंटल यूनिट स्पेस होते हैं। तो कमर्शियल रियल एस्टेट का भी एब्जॉर्प्शन आप जो देखते हैं मिलियंस ऑफ स्क्वायर फीट एवरी क्वार्टर, आई थिंक वो भी काफी अच्छी तरह से रिकवर हुआ है, पर्टिकुलरली कोविड के बाद। क्योंकि कोविड के टाइम पे काफी ये डर था कि वर्क फ्रॉम होम ही होगा और फिर अभी ऑफिस की जरूरत नहीं रहेगी। तो आई थिंक वो 3-4 साल में वो सब फियर निकल चुका है। अभी रियलिटी इज बैक दैट एवरीबॉडी इज बैक इन द ऑफिसेस, और ऑफिसेस की डिमांड रहती है। प्लस जो ग्लोबल कंपनीज के कैप्टिव यूनिट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश होते हैं, उनके लिए भी बड़ी बड़ी डिमांड रहती है, AAA या A+ कैटेगरी के जो कमर्शियल रियल एस्टेट है। तो आई थिंक वो भी एक अच्छा सेगमेंट है, और वहाँ पे अच्छी तरह से डिमांड आ रही है, एंड इट्स अ गुड रेंटल यील्ड। ओके, अच्छा सचिन जी, अगर मैं एक और स्पेस में आपका पिकिंग ऑर्डर, या फिर मैं एक स्पेस पे आपका व्यू चाहूँगा, दैट्स आई थिंक कैपिटल गुड्स, कंसिडरिंग के सरकार का जो कैपेक्स होगा सेकेंड हाफ में कैसा होगा, और उसमें बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, और इसी के साथ साथ सीमेंट, कैपिटल गुड्स और सीमेंट, यहाँ पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो कैपिटल गुड्स में एक तो जो पब्लिक स्पेंडिंग होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो तो आई थिंक जो जैसे मैंने अपने पहले भी बताया कि फर्स्ट हाफ में इलेक्शन के कारण, सेंट्रल इलेक्शंस के कारण वो वहाँ पे स्लो डाउन हुआ था, बट आई थिंक दैट इज बिहाइंड अस नाउ। अभी ये जो सेकेंड हाफ है, जो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से मार्च तक, वहाँ पे आई थिंक पब्लिक स्पेंडिंग काफी अच्छा होने की उम्मीद है। जो भी गवर्नमेंट से अपने को फिलर्स मिल रहे हैं, वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स से, जब वहां से जो फिलर्स मिल रहे हैं, वहां से क्लैरिटी आ रही है कि वो एक्सपेंडिचर अभी जोर से चालू हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स सीमेंट की भी वहां पे डिमांड अच्छी रहेगी, क्योंकि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली जो होता है आपका सब इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। तो वेदर इट इज रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, व्हाटएवर इट इज, तो वहां पे सीमेंट की डिमांड अच्छी रहेगी। ऊपर से अगर आप देखें तो रियल एस्टेट की भी, अभी जैसे हमने बात की, तो रियल एस्टेट में भी इतने सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके कारण भी सीमेंट की डिमांड अच्छी रहेगी। बट जो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स है, वो जनरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिलेटेड होता है, whether it is in the steel industry, whether it is expansion of cement industry, या फिर इंजीनियरिंग में भी जो होता है। तो हमें लगता है कि वहां पे भी डिमांड काफी डिसेंट है, और ओवरऑल कैपिटल गुड सेक्टर हैज डन एक्सीडिंगली वेल इन द लास्ट 2 years. So right now the stocks may be under some bit of consolidation. Some of the stocks में valuations भी काफी expensive है, so one will have to be very selective. बट ओवरऑल अगर आप अर्निंग्स की ग्रोथ बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 2-3 साल के लिए कैपिटल गुड्स का भी एटलीस्ट 20% प्लस ग्रोथ आना काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। ओके सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, शो को समेटेंगे, लेकिन वीरू रहेंगे आपके साथ और श्रेया जुड़ेंगी इस ब्रेक के बाद, और हम शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।